आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में और कब से कब तक फार्म भरे जाएंगे। साथ ही साथ कुछ समस्याएं आ रही फार्म भरने में, तो उसकी भी बात करेंगे। बहुत लोगों की शिकायतें, बहुत लोगों के कमेंट आए कि सर यूपीएसआई में जो है डिग्री लग रही है कि लास्ट ईयर की मार्कशीट लग रही है। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है फार्म भरने में और दौड़ रहे हैं वो डिग्री बनाने के लिए। तो सारी चीज़ों की बात करेंगे, एक्चुअल में क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या अपलोड होने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। जो सरकारी नोटिफिकेशन आए आज हम उसी पर सारी जानकारी लेकर के आए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा भैया, बहुत ही अच्छा क्लास होगा और सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी और विधिवत जानकारी हम लोग लेंगे। तो इस प्रकार की नोटिफिकेशन आई थी, हमारी सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आई। तो इसमें बताया गया भैया, जो ये नोटिफिकेशन आई थी उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा नागरिक जो है उप निरीक्षक और नागरिक पुलिस समकक्ष पदों के लिए 2025 की जो भर्तियां थी, ये जो है आई हुई भर्तियां थी। तो इनके बारे में अगर बताया जाए, इन भर्तियों के बारे में अगर जो है जानकारी दी जाए आपको, तो आरक्षी जो है 1705 हैं और आपके जो है ईडब्ल्यूएस के जो 422 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1143 पद हैं। कितने हैं? 1143 पद हैं। और यहाँ पर जो है अगर बात करें अनुसूचित जाति की, तो 890 पद यहाँ पर दिख रहे हैं कि पीडीएफ में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है नोटिफिकेशन में। ठीक है, साथ ही साथ हम कर दें एसटी के पद, तो 100 जो है खाली 82 पद है। तो टोटल 4242 वैकेंसियां आपके लिए जो है आई हुई हैं यूपीएसआई में। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजों की हम बात करेंगे। आगे बात करते हैं प्लाटून कमांडो। प्लाटून कमांडो ये वैकेंसी 4242 में नहीं जुड़ी है। ये प्लाटून कमांडो में जो है आरक्षी के लिए 56 पद हैं और जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 पद है और एसटी एससी के लिए कह सकते हैं कितने 28 पद है और एसटी के लिए 2 पद है। टोटल 135, 4242 और 135 ये पद है। टोटल इतने पद आए हुए हैं हमारे टोटल वैकेंसी में। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी में आए और उसके बाद हमने श्रेणीवार सुरक्षा अतिरिक्त में ये अलग से पद आए हैं, 60 पद ये यहाँ पर दे रखे हैं। उसी प्रकार महिला बटालियन को लेकर के 106 पद ये यहाँ पर आए, तो 4545 टोटल पद बनते हैं इन सबको जोड़ने पर। ठीक है, अच्छा आगे अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, 12 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं और अंतिम तिथि है कितनी 11/9/2025, मतलब 11 सितंबर 2025 तक चलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो है 12 से स्टार्ट होगी, जिस दिन फार्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे और हमारी लास्ट डेट तक ही रहेगा, ना कि एक दिन ज़्यादा और ना ही एक दिन कम है। ये बिल्कुल भ्रम में मत पड़ना कि एक दिन ज़्यादा अगले दिन हम जो है 12 तारीख को 12 सितंबर को जो है फार्म भर के जो है शुल्क कटा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जमा किए गए शुल्क का संयोजन मतलब जो है लास्ट सबमिट कर सकते हैं हम लोग 13 तारीख को, कोई दिक्कत ऐसी वाली बात नहीं है। लास्ट सबमिट जो है पहले दिन से लगा करके और 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे लास्ट सबमिट करने के लिए। अगर फीस आपकी 11/9/2025 को जमा हो जाती है तो 2 दिन बाद आप सबमिट कर सकते हैं, फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया। उससे पहले आपको यहाँ पर देखो ये दे रखा है 2.1 जो दे रखा है, इससे पहले क्या किया गया है, आवेदक अपने इससे पूर्व क्या करा ले, ओटीआर। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब अब क्या कर दिया है सरकार ने हमारी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसमें सारी आपकी जो है डिटेल फिल हो जाएगी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो है फायदा ये है कि लड़का वो रजिस्ट्रेशन डालेगा, सारी डिटेल उसकी आ जाएगी, जो कुछ अपडेट करना होगा वो अपडेट कर देगा, बाकी सारी चीजें जो है फोटो अपडेट हो जाएगा, आपका साइन अपडेट हो जाएंगे और एड्रेस अपडेट हो जाएगा, बाकी सारी जानकारी आपके पास है ही। ठीक है, उसमें पहले से ही फिलअप है, तो तकलीफ नहीं होगी किसी भी फार्म को भरने में और आपके जानकारी उसमें जो है पुटअप पहले से ही होगी। जहां भी ओटीआर डालेंगे तुरंत ही जो है वो ओटीआर, जहां आपने किसी भी वैकेंसी के लिए ओटीआर कराया हो, वो हर वैकेंसी में काम आने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। जब चलते हैं तो हम लोग खास चीज़ों को पढ़ेंगे अपने जो एग्जाम की, जो हमारे जो है
फॉर्म भरने की दृष्टि से जो अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर विज्ञप्ति जो है आवेदन चयन आरक्षण की दृष्टि से लिखित परीक्षा के अंकों के सिस्टम और उनके आवेदन को अंकीय वरीयता के आधार पर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। अच्छा भैया आगे बात करते हैं। ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये सब हमारे काम का है नहीं सारा चीज़। जो चीज़ें हमारी शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंस, यहाँ पर जो है जितने भी तथ्य हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपेक्षित शिक्षक अर्हता जो है आवश्यक धारित करनी चाहिए, ताकि जो है अंक तालिका प्रमाण पत्र जो है होने चाहिए, दोनों चीजें। अथवा देखो यहाँ पर देखो दिक्कत है, लोग यहीं से कंफ्यूज हैं। अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब या फिर आपके पास क्या हो, यहाँ फिर लास्ट ईयर की मार्कशीट हो, और या फिर आपका क्या हो, प्रमाण पत्र का मतलब डिग्री हो। ठीक है, दो में से कुछ भी हो। लिखा है अथवा, तो अथवा जो है हमारा जब दे रखा है तो यहाँ पर दो में से कोई भी चीज अगर अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर काम आपका बन जाएगा और आप फॉर्म करा पाएंगे। ठीक है, अपेक्षित शिक्षक अर्हता है तो परीक्षा में सम्मिलित हुए जो है अथवा जो है सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। मतलब कि ऐसी जैसे ग्रेजुएशन इसमें मांगला और ग्रेजुएशन के लास्ट मतलब फाइनल सेमेस्टर आपका उसमें परीक्षा में शामिल हुए, रिजल्ट नहीं आया, तो वो ऐसे लोग क्या होंगे उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। या फिर उनका लास्ट सेमेस्टर है और वो लास्ट सेमेस्टर में अपेयरिंग में चल रहे हैं, वो लोग फार्म अगर भरने की बात करते हैं तो वो भी फार्म नहीं भर पाएंगे। यही बात यहाँ पर कह रहा है अपेयरिंग के लिए और जो है रिजल्ट ना आने पर की बात करता है। फिर कह रहा है कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित जो है शैक्षिक जो है अर्हता को जो है अर्थता शुद्धतम तथा समकक्षता को सिद्धित करने के लिए अपने जो है अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। मतलब जो आपको स्कैन करके वो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे वो आपको देने पड़ेंगे, तब वहाँ पर आपका क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे और संबंधित बोर्ड का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। जो बोर्ड कहेगा कि आपकी वो मार्कशीट मान्य है और वही योग्यता मान्य है तो वही जो है लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर सारी चीजें, तो यहाँ पर अब देखिएगा भैया आगे बात करते हैं। अगर आपके पास जो है क्या कहते हैं डोएक का जो है नाइलेट से जो है कह सकते हैं कि सोसाइटी से कंप्यूटर ओ स्तर मतलब ओ लेवल का प्रमाण पत्र है, वो आपकी क्या है इसमें बड़ा फायदा करने वाला, कुछ अंकों की छूट मिलने वाली है, कुछ अंक आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। अच्छा, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक अगर सेवा की है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी प्रमाण पत्र है तो उसमें भी आपको कुछ अंक मिलने वाले हैं, यहाँ पर फायदा मिलने वाला है इससे। एक से अधिक जो है अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही जो है अधिमानी अर्हता का लाभ मिलेगा। मतलब इनमें से 3 जो दे रखी हैं, इनमें अगर कोई जैसे मान लिया कि ओ लेवल भी किया है और यहाँ पर प्रादेशिक सेना में भी गया और यहाँ पर प्रमाण पत्र भी उसके पास कैडेट कोर एनसीसी का भी है, तो वो क्या करे, वो तीनों लगा दे तो इसमें तीनों के फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक का बेनिफिट मिलेगा। साफ साफ हमारी जो है किस में दे रखा है, हमारी नोटिफिकेशन में दे रखा है। अच्छा, विज्ञप्ति पदों की नियमावली तथा देखो कैसे कैसे नियमावली इनके जो लेकर के भर्ती बोर्ड क्या कहता है, देखो भैया समझो, आयु सीमा से लेकर के सारी बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा भैया अब क्या कह रहा है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 मतलब 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। कहने का मतलब है 1/7/2025 मतलब 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब इस डेट के बीच के लोग भी भर सकते हैं फार्म, किसके, 2/7/1997 से लगा करके 1/7/2004 तक। इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, इससे पहले का जन्म नहीं होना। 90 वाले नहीं भर सकते। अच्छा भैया छूट भी है कुछ में, तो 90 वाले क्या भर सकते हैं, अभी देखो पता चलेगा आपको कितनी छूट किस में है, वो सारी चीजें आपको आगे बताएंगे। जो सामान्य स्थितियां हैं वो बता दी उसने कि 2/7/1997 से पूर्व और 2/7/2004 के बाद अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो फार्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यही बात जो है इसमें प्लाटून कमांडेंट में भी यही बात कही गई है और इसी बात को जो है लगातार इसमें बताया गया। साथ ही साथ कहा गया कि भैया जो है कुछ आयु छूटें भी हैं,
कुछ आयु छूट है, तो छूट में देखो यहाँ पर जो है विधिवत वर्णन किया गया है किसको कितनी छूट मिलेगी, और इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो किस वर्ग को कितनी छूट मिली है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सामान्य श्रेणी की। तो सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं, अधिकतम आयु सीमा छूट, श्रेणी का आयु सीमा छूट संबंधी जो है अनुदान कितना 3 वर्ष रखा गया, 3 वर्ष है। 2/7/1994 से लगा करके कह सकते हैं कैसा 1/7/2004 तक जो है फार्म भर सकते थे। तो यहाँ पर जो है 1/7/2094 से जो है कब जो है 1/7/2004 तक ही फार्म भर सकते हैं लोग। फिर बात करते हैं अनुसूचित जाति की बात करते हैं। तो आयु सीमा में छूट कितनी है, 5 ईयर की छूट है। 5 और 3 8 साल पूरी छूट हो जाएगी। इनको कितनी छूट हो जाएगी, पूरी 8 साल की छूट हो जाएगी। फिर आप बात करते हैं कि आयु सीमा में जो है तीसरी छूट बताते हैं, अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट होने वाली है। तो 5 + 3 8 हो जाएगा। 8 वर्ष की छूट एसटी को भी मिलने वाली है और एससी को भी मिलने वाली है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, जब बात करते हैं अन्य श्रेणियों की, तो अन्य श्रेणियों की बात करते हैं तो उसमें आता है ओबीसी। ओबीसी को भी 5 3 8 साल की जो है छूट मिलने वाली है। कब से कब तक भैया, तो एक कह सकते हैं 1/7/1989 से, मतलब अब 90 वाले भी यहाँ पर फार्म क्या है भर सकते हैं। 1/7/1989 से क्या है आगे का हो और 1/7/2004 से पहले जन्म हो वो फार्म भर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा भैया, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी अभ्यर्थी को भी 8 साल की छूट मिलने वाली, 5 + क्या है 3 जो है 8 साल की छूट मिलने वाली है। ये लोग फॉर्म भर सकते हैं कितना, 1989 तथा 2004 के बीच के लोग होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो है कह सकते हैं प्रादेशिक भूतपूर्व सैनिक की बात करते हैं तो इनको भी 3 6 साल की छूट एक्स्ट्रा मिलने वाली है। मतलब अधिकतम आयु इनकी जो है 34 साल इन्होंने आयु ना पूरी की हो, वो लोग क्या है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसी जो है सारी आयु को लेकर के सारी चीज़ें दी हैं और आपकी आयु को लेकर के सारी समस्याएं जो समस्याएं थी लोगों को वो इस वीडियो के माध्यम से सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं वैवाहिक परिस्थिति में क्या होगा। ऐसा भी किसी पद पर जो है नियुक्त के लिए ऐसा व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक जो है क्या है पति या पत्नी जीवित हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने दो कह सकते हैं पति एक से अधिक हो या पत्नी एक से अधिक हो, वो व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया नोटिफिकेशन में, और वो भी जीवित हो तब जो है ऐसी स्थितियां बनेंगी। ठीक है, साथ ही साथ शारीरिक दक्षता की बात करते हैं, शारीरिक स्वस्थता की बात करते हैं। इसमें देखो भैया मेडिकल्स वगैरह की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया की क्या होने वाली है, भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताएं तो नियमावली सेवा नियमावली 2015 की जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर लागू होने वाली है। क्या है हमारी भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या होने वाला है, तो एक एग्जामिनेशन होने वाला है। तो एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हिंदी और मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 40 नंबर का, हिंदी 40 नंबर की, और ये 100 अंक का होगा भैया, 100 अंक का होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ आपका होने वाला जो है संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षण 40 अंक का ये जो होने वाला है, ये मैथमेटिक्स आने वाली है, मैथ आने वाली 40 अंक की। साथ ही साथ जो है मानसिक अभिरुचि का जो है कितना 40 अंक आएंगे और 100 नंबर का ये भी होने वाला। सारी जो है साथ साथ ये भी बताएगा 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यहाँ पर दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं और 40-40 नंबर के, मतलब 400 नंबर के जो है क्या है कह सकते हैं 400 नंबर का होगा। क्वेश्चन 160 होने वाले हैं आपके। ठीक है, चलते हैं आगे। तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि 160 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने, 160 × 2.5 करेंगे तो हमारा 400 नंबर का बनेगा। और यहाँ पर जो है वास्तुनिष्ठ पूरा पेपर होने वाला है आपका। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर साथ ही साथ कहा गया कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में क्या है कह सकते हैं 35% अंक, कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी को जो है पात्र नहीं माना जाएगा। मतलब पर सब्जेक्ट आपको 35% नंबर लाने ही कंप्लीट जो है लाने ही होंगे। और साथ ही साथ आपको 400 नंबर में टोटल नंबरों में 50% मतलब 200 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आपको क्या है परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। साफ साफ नोटिफिकेशन में ये बात लिखी हुई है।
ठीक है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन की, तभी आप ये एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिन में जो है एकल पाली में जो है क्या करेगा, अथवा एक से अधिक पालियों में ये एग्जामिनेशन करा लेगा। ये ओमार सीट मतलब कह सकते हैं कि कलम और कागज आधारित लिखित ओमार प्रणाली के माध्यम से ये एग्जामिनेशन होगा, ना कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये ओमार पर जो है लिया जाएगा एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। अच्छा भैया, अब ड्यूरेशन की बात करें, टाइमिंग की बात करें, कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे का टाइम मिलेगा 160 क्वेश्चन करने में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, 4 भाग होने वाले हैं, 4 सेक्शंस होने वाले हैं। ये हमने दिखाया है, हिंदी का, संविधान, मूल विधि, जीके का सारा, ठीक है, पोर्शन, और मैथ्स का और रीजनिंग का। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक प्रश्न सही होगा और 3 गलत होंगे। वो जो सही प्रश्न है वो चुनना होगा, हम लोगों को विकल्प चुनना होगा। अच्छा भाई, साथ ही साथ लोगों के मन में ये बात चल रही है कि सर निगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल भैया, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप कोई भी तुक्के मार सकते हैं, लेकिन निगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की नहीं है। इसमें कोई भी लिखित जो है, कोई भी कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है कि किसी भी परीक्षा इसमें जो है निगेटिव मार्किंग की कोई भी बात नहीं कही गई है भाई। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं कि अगर 2 कहा गया है ऊपर कि 2 अगर विकल्प चुन लेते हैं एक ही क्वेश्चंस के, तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन का एक ही विकल्प चुनना है जो सही वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर हम, तो कहते हैं कि जो है अभिलेखों के प्रमाण पत्रों की बात करते हैं। वो सारी बातें कर ली हमने, शारीरिक दक्षता की बात कर ली, शारीरिक मानक दक्षता की बात करेंगे, अभी सारी रनिंग की बात करेंगे। जो हमारे काम का होगा वही नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं। अब देखिएगा भैया, यहाँ पर आती है, ये लोग ज़्यादा जो है जानने की कोशिश करते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थियों की जो शारीरिक दक्षता की बात करते हैं, तो शारीरिक मानक दक्षता की बात करते हैं, तो पुरुष अभ्यर्थियों को मतलब हाइट कितनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तब वो क्या होगा, माना जाएगा, क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आपकी हाइट कितनी है, 168 सेंटीमीटर अगर हाइट है, आप चाहे सामान्य से हैं, चाहे ओबीसी से है, चाहे पिछड़े वर्ग से हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं अगर, तो आपको 168 हाइट रखनी होगी। ठीक है, अगर भैया अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी से है, तो आपको हाइट 160 सेंटीमीटर होगी, तो काम चल जाएगी। अगर भाई 3 प्रजातियां जनरल हो, चाहे ओबीसी हो और चाहे एसटी हो, एससी हो, इनको 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आगे बात करते हैं सीने की। सीना जो है आपका 79, न्यूनतम आपका 79 होना चाहिए, और फुलाने पर आपका 84 होना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है, अगर एसटी की बात करें, न्यूनतम 77 होना चाहिए, फुलाने पर 82 होना चाहिए, ये इनको छूट मिलती है। तो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना आवश्यक है, ये बात इसमें बताई गई हमारी नोटिफिकेशन में। आगे बात करते हैं, जब इसकी बात करते हैं तो महिला की बात करते हैं, तो महिलाओं में हाइट की क्या है, तो बताएंगे भैया, सामान्य हो, जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जो है एससी हो, कितनी न्यूनतम आयु 152 सेंटीमीटर महिला की होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें एसटी की बात करें, तो 147 सेंटीमीटर अगर हाइट है महिला की, तो वो ये फॉर्म फिलअप कर सकती है, उसे यहाँ पर जो है। और साथ ही साथ महिला का जो है चेस्ट नहीं नापा जाता है, साथ ही साथ उनका वेट लिया जाता है, और वेट 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। 40 किलोग्राम न्यूनतम वेट है, इससे ज़्यादा ही वेट होना चाहिए। ठीक है, 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी शारीरिक मानक दक्षता के बारे में बताया आपको। जो भी अगर कोई प्रश्न है तो तुरंत आप क्या है कमेंट करके बताइएगा। अब शारीरिक दक्षता की बात करते हैं, क्या इफिशियंसी की बात करते हैं, पीईटी की बात करते हैं। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं, उन्हें दौड़ना पड़ेगा कितना, 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर, वो भी 28 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी। तो लोग मिनिमम भाई 5 किलोमीटर में 200 मीटर कम है, वो 28 मिनट में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। जबकि महिला का जो है अभ्यर्थियों के लिए 2.4 2.5 किलोमीटर से 100 मीटर कम, वो 16 मिनट में उसको जो है दौड़ पूरी करनी होगी। ये है इफिशिएंसी, मतलब क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली है। ये एग्जामिनेशन निकलने के बाद होगी आपकी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, हाइट वाइट होने के बाद होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग
ठीक है, सारी बातें करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे, हमने कहा था वही सारी बातें देखने वाले हम लोग हैं, सारी बातें। ठीक है, तो इसके बाद आयु सीमा छूट के बारे में भी बता दिया, सारी चीज़ें हमने बता दी हैं और सारी चीज़ें जो है जितनी भी चीज़ें हैं अब हमने बता दी आपको। अब बात करते हैं भैया जो है यहाँ पर प्रमाण पत्रों की बात करते हैं। तो अनुसूचित जाति का जो है 21% का कोटा होता है और यहाँ पर जिला अधिकारी द्वारा उनका क्या होना चाहिए, 5 वर्ष की आयु में छूट होगी और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र उनको देना होगा। जाति प्रमाण पत्र किसको किसको जरूरी है, देखो भैया जाति प्रमाण पत्र भैया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, तीनों वर्ग जो है जाति प्रमाण पत्र देंगे। मतलब तीनों वर्ग कौन से, ओबीसी, एससी, एसटी, तीनों वर्ग जाति प्रमाण पत्र उनसे मांगा जाएगा। और यहाँ पर किसके द्वारा, जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, किसी से भी प्रमाणित हो वो लग सकता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं देखो यहाँ पर EWS वाला जो आएगा 10% का आरक्षण उसको मिलता है और EWS आएगा तो उसको EWS वाला प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, यहाँ पर तो है 4 लोग देंगे ये। और उसके बाद जो है अगर स्वतंत्रता सेनानी है, अगर भूतपूर्व सैनिक है और यहाँ पर जो है महिला कर्मचारियों के लिए कोई किसी प्रकार का स्पेशल जो है वो नहीं बनता, वो जेंडर भर देती है और पता चल जाता है महिला कर्मचारी हैं तो उनको प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। लेकिन आपको जो भूतपूर्व सैनिक और इनको जो है क्या कह सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक और साथ ही साथ इनको जो है देना पड़ेगा प्रमाण पत्र जो है किसको, ये स्वतंत्रता सेनानी को। ठीक है, आगे बात करते हैं लोगों की, कह सकते हैं कि उसके बाद की बात करते हैं, अन्य प्रमाण पत्रों की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है जाति प्रमाण के पत्र के बाद अन्य प्रमाण पत्र कौन सा है हमारा, तो यहाँ पर अन्य प्रमाण पत्र हमारा निवास प्रमाण पत्र है, वो भी लगने वाला है यहाँ पर, वो भी प्रमाण पत्र फिलअप करने वाला है। ये सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, निवास प्रमाण पत्र सब लोग जमा करेंगे, अपने प्रमाण पत्र सब लोग जमा करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं तो आगे क्या क्या है, क्या प्रोसेस है जो है फॉर्म भरने की। तो सबसे पहले OTR कराएंगे, फिर उसके बाद OTR के लिए के बाद जो है हमारी लिंक होम पेज पर जो है UPP जो है BPB government.in पर जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर क्या है आपको एक लिंक मिलेगी, उससे OTR पंजीकरण करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें ईमेल ID, मोबाइल नंबर जो फिलअप करेंगे सारे, और ये बदलने नहीं चाहिए, अपरिवर्तनीय होने चाहिए, ये अब अपने पास रखो, इन्हीं पर सारी जो। और सत्यापन है तो डिजीलॉकर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी तो आपका सत्यापन हो जाएगा सारी चीज़ों का। साथ ही साथ जो है सत्यापन है तो उपरांत जो है व्यक्तिगत विवरणों को भरना पड़ेगा, जो सारी डिटेल्स हैं आपकी वो भरनी पड़ेंगी। और उसके बाद आपका पंजीकरण कंप्लीट हो जाएगा, पासवर्ड तैयार हो जाएगा आपका, कंप्लीट जो है पंजीकरण तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको आईडी मिल जाएगी, लॉगिन आईडी मिल जाएगी, वही लॉगिन आईडी 1 टाइम पासवर्ड हो जाएगा और वही 1 टाइम आपको जो है अकाउंट, जब वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा तो आपको अकाउंट आईडी जो है और पासवर्ड डालना होगा और आधार कार्ड और डिजीलॉकर से सारी चीज़ें जो है क्या है उसमें सबमिट करनी होगी। तो ये सारी प्रोसेस है, ये सब जो है आप चाहेंगे कहीं कैफ़े पर भरवाने तो वो आपका जो है सारी प्रोसेस वहाँ पर करके दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप जो है हस्ताक्षर कैसा होना चाहिए, हस्ताक्षर काले स्याही से करना, नीले पेन से मत करना और वहाँ पर जो है सफ़ेद पेज पर करना है आपको। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फोटो जो है 50x20 का होना चाहिए, ये सब वो भरेगा जहां फॉर्म आप क्या करेंगे फिलअप करवाएंगे। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप अपने प्रमाण पत्रों से मतलब रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको बता चुके हैं कि सारी चीज़ें कितने नंबर का पेपर होने वाला। अब आप सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिलेबस में सबसे पहले हमने बताया हिंदी है सिलेबस में, और हिंदी में जो है अगर बात करें तो हिंदी में कह सकते हैं कि भाषाओं के बारे में बताया गया, व्याकरण एवं मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम की बात करेंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, प्रत्यय, संधि, समास, विराम जो है, मुहावरे, लोकयुक्तियाँ, छंद, रस जो है, अलंकार, ये अपठित गद्यांश, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है। ये जो है कह सकते हैं कि ये जो है मेरिट में आपको लोगों के साथ रखता है। तो हिंदी में स्कोर करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदी में आप स्कोर नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो हिंदी बहुत बेहतर तरीके से पढ़नी है और सिलेक्शन दिलाने का काम करती है, कह सकते हैं कि मेरिट में लोगों के साथ खड़ा रखने का काम करती है कौन, हिंदी
हिंदी काम करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सिलेबस की, और जो है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, मतलब कह सकते हैं जो आईपीसी है वो जो है हम लोगों को पढ़ने वाली है। ठीक है, बीएनएस जो है कह सकते हैं भारतीय न्याय संहिता जो है। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस का पढ़ना है। महिला, बच्चे और जो है अनुसूचित जाति के समस्त आदि संरक्षण हेतु संबंधी प्रावधान, यातायात, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार, सूचना अधिकार और आयकर अधिनियम तथा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आईटी अधिनियम, तो साइबर अपराध, जनहित याचिका और महत्वपूर्ण न्यायिक जो है निर्णय, और ये कह सकते हैं कि जो है भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व कानून, ये सब कानून आने वाले हैं यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के उद्देश्य, मतलब कंप्लीटली पूरा संविधान आने वाला है। संविधान आपको जो है उस जीएस में उस लेवल तक पहुंचाएगा अगर किसी ने संविधान अच्छे से पढ़ा है। अगर बाकी कोई चीज़ नहीं पढ़ी है तो आपको जो है संविधान जो है लोगों को लेवल में लेकर के आएगा, और 50% कह सकते हैं 35 कर जो जीएस में करने होते हैं क्वेश्चन कंपलसरी, वो जो है आप क्या कर सकते हैं, संविधान के थ्रू चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपने जीएस में बेहतर नंबर ला सकते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ करके। ठीक है, सारी प्लानिंग बताएंगे, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाएंगे, उसको देखिएगा आप, और उससे आपको सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। एक्चुअल में क्या प्लानिंग करनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए यूपीएसआई में, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। तो सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो जो है विज्ञान है, स्वास्थ्य विज्ञान है, और हमारा इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम है, और अर्थव्यवस्था है हमारी भारत की, और साथ में संस्कृति है हमारी भारत की, तथा एग्रीकल्चर है, वाणिज्य व्यापार है, जनसंख्या बात करें सेंसेक्स की बात करते हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण, नागरिक, और यहाँ पर जो है कह सकते हैं भूगोल है हमारा, और भारत का जो है भूगोल, इसके बारे में बताया गया। साथ साथ प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिकी, मतलब करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश का कल्चर जो संस्कृति है, सामाजिक जो है क्या कह सकते हैं सामाजिक प्रथाएं जो है उत्तर प्रदेश की, और ये सब उत्तर प्रदेश के बारे में, पुलिस व्यवस्था के बारे में, और हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, कंप्यूटर कौशल के बारे में, सूचना तथा प्रौद्योगिकी के बारे में, ये सब आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है सिलेबस दे रखा है यहाँ पर, सारी चीज़ें हमने देखी हैं, और कैसे पढ़ना है उस पर हम आपको वीडियो बिल्कुल बना करके देंगे, और आपको बड़ा हेल्पफुल होगा वो वीडियो। ठीक है, सिलेक्शन की दृष्टि से आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद आने वाला है मैथमेटिक्स, कह सकते हैं नंबर सिस्टम आने वाला, सरलीकरण, दशमलव जो है भिन्न आने वाला है, और एलसीएम एचसीएफ आने वाला है, रेशियो प्रिपरेशन आने वाला है, परसेंटेज आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और जो है भागीदारी एवरेज है, और एवरेज के बाद हमारा जो है पार्टनरशिप है, और हमारी जो है वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, और हमारा जो है आपकी ग्राफ टेबल आएगा, मेंसुरेशन आने वाला है। तो ये सब चीज़ें आने वाली हैं। बहुत ही बढ़िया सिलेबस है इसको, और कंप्लीटली हम फाउंडेशन बैच में आपको पूरा सिलेबस यूपीएसआई का कराएंगे, और पीवाईक्यू भी यूपीएसआई के कराएंगे, ये वादा है आपसे, बिल्कुल कराएंगे। और कुछ पीवाईक्यू हमने स्टार्ट किए थे और कराए भी थे। ठीक है, और वो वीडियो आप पढ़े हैं, चैनल पर जाकर के जो है विजिट कीजिए, उनको देखिएगा। उसके बाद जो है कुछ रीजनिंग का पार्ट इसमें ही आ जाता है, जैसे कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं आंकड़ों वाला जो संबंधित है, आपका जो है दिशा परीक्षण, दिशा का ज्ञान है, शब्दों से संबंधित है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, साथ ही साथ ये जो रीजनिंग का जो पोर्शन है ना, रीजनिंग का जैसे ब्लड रिलेशन है, दिशा ज्ञान है, बैठने की क्रम व्यवस्था है, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है, और आपका डिफरेंस है, समानता, सिमिलर है, समरूपता, एनालॉजी वाला पार्ट है, वेदन क्षमता है, अंकीय तर्क है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रीजनिंग में भी आने वाली हैं। तो बहुत बढ़िया सिलेबस है, और इसको विद प्लानिंग जो है पढ़ना ज़रूरी है। अगर विद प्लानिंग नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है यूपीएसआई 2025 निकालना जो है आपका संभव नहीं है। तो ये हमारा बैच जो है यूपीएसआई का आप देख रहे होंगे, यूपीएसआई का ये बैच चल रहा है हमारा। 1 जुलाई से बैच स्टार्ट कर दिया था हमने, बहुत विधिवत बैच चल रहा है, ऑफलाइन बैच चल रहा है, ये ऑनलाइन बैच नहीं चल रहा है।
तो जिस किसी को भी जो है यहाँ पर आपको आकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है वो आए हमारे यहाँ। सृजन कंपटीशन क्लासेज हमारी संस्था का नाम है और ये जो है बहुत ज़बरदस्त बैच चल रहा है और इस बैच में सिलेक्शन 100% पक्का है। कई बच्चे यहाँ पर जो है 1 जुलाई से हमारे साथ जुड़े हैं, वो बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि उनका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हमने कंप्लीट भी करा दिया है और कह सकते हैं कि अगर किसी को भी एडमिशन लेना है और कोई इच्छुक है तो तुरंत ये ऑफिस का नंबर है 9454017055, यहाँ पर आकर के जो है कॉल करें और जो है ऑफिस में आकर के संपर्क करें और 100% आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीज़ें जो है यूपीएसआई के लिए आने वाली हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद।